अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूँ वलीद अब्बीर। फवाद अहमद की गैर मौजूदगी में शो की मेज़बानी आज मैं कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अबानी पीटीआई माइनस हो गए हैं। पीटीआई के अंदर तमाम इख्तिलाफ़ात का हम जायज़ा लेंगे। इसके साथ ही मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद KP के असम्बली में क्या असरात जो हैं वो मुरतब होने जा रहे हैं, कितना मुतासिर करती है KP के असम्बली की पॉलिटिक्स को। इसके साथ ही हम बात करेंगे वज़ीर आज़म की जानिब से जो पेशकश की गई है पीटीआई को मुज़ाकरात से मुतालिक, इसका भी जायज़ा लेंगे कि पीटीआई मुज़ाकरात करेगी या फिर प्रोटेस्ट का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। और इसके साथ ही पीटीआई के अंदर जो इंटरनल मैटर्स हैं उससे मुतालिक हम बात करेंगे, जहां पे अलीमा खान की जानिब से अबानी पीटीआई को माइनस करने की बात की गई। इसके साथ ही हम बात करेंगे अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट से मुतालिक, जिसमें चौधरी निसार जो हैं वो इस बदलते सियासी मंजरनामे में नमदार हुए हैं। और आज तवील अरसे बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उनसे मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको दावत भी दी है, जिसके बाद उन्होंने मुशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और इस सेक्शन में हमारा साथ देंगे तज्ज़ियाकार हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और इसके साथ हामिद अल मशरकी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं रुक करूँगा हमाद हसन की जानिब। हमाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब जो है आप कैसे देख रहे हैं इसको कि पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही थी, और हालिया में अलीमा खान का जो बयान था वो इन तमाम खबरों को कितनी तक़वियत देता है, क्या लगता है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें हैरत इसलिए नहीं है कि यही फैसला पेशावर हाई कोर्ट दे चुकी है पहले, और उसी फैसले को इंडोर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात यह है कि पीटीआई तो इसमें सिरे से फरीक ही नहीं थी। वो जो 8 रुकनी बेंच का फैसला आया था वो तो अजीब सा फैसला था, क्योंकि इसमें तो पीटीआई फरीक ही नहीं थी और तमाम सीटें उनको दी गई थी। तो इस पे कम से कम बहैसियत एक सहाफ़ी मेरे लिए हैरत नहीं है। तमाम मामलात अपने ट्रैक पर आते जा रहे हैं। रही बात तो पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात की, गालिबन आपने यही पूछा मुझसे। हाँ जी, मैंने यही पूछा है कि ये जो इख्तिलाफात हैं ये पहले से भी इख्तिलाफात मौजूद थे, और अब हालिया अलीमा खान की जानिब से जो बयान दिया गया अबानी पीटीआई को माइनस करने से मुतालिक, ये इन खबरों को कितनी तक़वियत देता है, क्योंकि इंटरनल मैटर्स काफ़ी डिस्टर्ब हैं पीटीआई के। देखिए, ये इख्तिलाफात आज से नहीं है, ये इख्तिलाफात उस वक्त से है जब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बने थे। इन इख्तिलाफात में शिद्दत उस वक्त आई जब बुशरा बीबी जेल से रहा हुई और वो पेशावर चली गई थी। तो फिर वो एक तरह से डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वहां पर थी, और वो बहुत से मामलात में मुदाखलत भी कर रही थी, मशाल यूसुफज़ई भी कर रही थी, ये भी कर रही थी। और अली अमीन गंडापुर का अपना एक मिजाज है, वो ऐसा करने नहीं दे रहे थे। फिर जब 24 नवंबर को, यानी 26 नवंबर से 2 दिन पहले वहां से एहतजाजी जुलूस रवाना हो रहा था, तो बुशरा बीबी अचानक आकर गाड़ी में बैठ गई थी, और ये मंसूबे का हिस्सा नहीं था कि बुशरा बीबी एहतजाज को लीड करेगी। लेकिन यहाँ पर भी इख्तिलाफात हुए, यहाँ पर भी दोनों के दरमियान तलखी हुई। फिर सवाबी इंटरचेंज पर भी दोनों के दरमियान तलखी हुई, और फिर इस्लामाबाद जबली चौक आए तो यहाँ पर भी ये सूरत हाल बनी। अलीमा खान के साथ भी गंडापुर के इख्तिलाफात कभी होते हैं, कभी दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये तो चूंकि एक अंदरूनी मामलात है बुशरा बीबी, अलीमा खान, इन लोगों के, तो जो गंडापुर के करीब होता है तो गोया गंडापुर से दूसरे का इख्तिलाफ होता है। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क उठते हैं पीटीआई पे, आप कैसे देख रहे हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट डिसीजन? और ये भी बताएगा कि पीटीआई के जो अंदर इख्तिलाफात हैं इस फैसले से पहले, उससे मतलब भी अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां तक फैसले का ताल्लुक है, मैं ये कहूंगा कि बहुत जिसको कहते हैं कि पहले से पता था और प्रिडिक्टेड फैसला था, और उसको अगर आप कानून के हिसाब से देखें तो टू बी ऑनेस्ट मैं समझता हूं कि ऐसा फैसला है जिसपे बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, बहुत सारे सवालात उठते हैं, और उनको सीटें मिल गई हैं, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम हो गई, पीपल्स पार्टी, जिन्होंने खुद भी सीटें नहीं जीती हुई थी। तो ये जो बंदर बांट है, मैं नहीं समझता कि इसको अवामी तौर पर कोई पजीराई मिल सकती है। पहली बात तो ये है। देखिए,
فیصلے وہ ہونے چاہیے جو عوامی سطح پر قابل قبول ہو، عوام کو نظر آئے۔ اگر آپ نے یہ سمجھنا کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے یا پی ٹی آئی کو سیٹیں نہ دینے کے لیے آپ نے وہ سنی اتحاد کونسل کا موقف بھی نہیں ماننا، کسی طرح بھی نہیں ماننا، تو پھر یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وجہ سے باقی بندر بانٹ کر دی جائے، جن کو جو اپنے حلقوں میں نہیں جیت سکے ان کو مخصوص نشستیں دے دی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی اسی طرح کا فیصلہ ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور 42 سال بعد عدالت نے معافی مانگی۔ دیکھیے عدلیہ کے کردار کے اندر بہت سارے سوالات ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ جس طرح کمزور ہو گئی ہے، اور اب 2/3 میجورٹی کے بعد جو 27ویں ترمیم آنے کی خبریں ہیں، اور جو 27ویں ترمیم میں قانون نئے بننے جا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر حکومت قانون سازی اس انداز میں کرتی ہے جیسے ہمیشہ کے لیے انہوں نے رہنا ہے اور اپنے آپ کو پکا اور مضبوط کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ قانون سازی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود، معاشرے میں بہتری لانا اور قوانین کا بہترین جو ہے وہ نفاذ ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ صرف اپنی حکومت کو مضبوط کرنا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی ایک بڑے بدقسمت دور سے گزر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی اور وہ یہ کہ حامد صاحب میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ایڈ کر لیں، پھر آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ یہ بتائیے گا کہ کوئی سیاسی سپیس نہیں ہے اور اندرونی اختلافات بھی آپ کے سامنے ہیں، علیمہ خان کا حالیہ بیان بھی آپ کے سامنے ہے جس میں مائنس کرنے کی بات کی گئی اور کوئی عدالتی ریلیف بھی نہیں ہے، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک وقت تھا جب ضیاء الحق کا مارشل لا آیا تو اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ گمنام ہو گئی۔ اسی طرح نواز شریف صاحب جب 2 بار جلا وطن ہوئے تو بالکل گمنام ہو گئے، ان کی پارٹی کا نام لیوا کوئی نہیں رہا، اور یہ صورتحال تھی کہ گروپس بن گئے، کہیں کاف لیگ بن گئی، کہیں دوسرے گروپس بن گئے، پیپلز پارٹی میں پیٹریاٹ بن گئے، دوسرے گروپ بن گئے۔ جب کوئی جماعت زیر عتاب ہوتی ہے تو اس پر ایسے ہی لگتا ہے جیسے اس کا مستقبل اب ہمیشہ کے لیے تاریک ہو گیا، لیکن اگر اس کی پبلک پاپولیرٹی ہو، جو جماعتیں عوام میں مقبول ہوتی ہیں، دیکھیے پی ٹی آئی کی مقبولیت سے اگر آپ اختلاف کریں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انڈاؤٹیڈلی کہ پبلک پولیٹیکل سپورٹ اس کو پوری حاصل ہے، اور چاہے وہ خان صاحب جیل میں ہوں یا نہ ہوں، عوام جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ اٹیچ تو ہے، چاہے وہ اب سڑکوں پہ نہیں آ رہی۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں اختلافات اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو کوئی باہر سے اتنا نقصان پہنچا رہا ہے جتنا اندر کے اختلافات اور اندر کی تنظیم سازی نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا جائے گا، آئسولیٹ کر دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی مس کیلکولیشن ہے۔ سیاسی جماعتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتوں کا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے، ایک ٹائم۔ پی ٹی آئی کے مستقبل کی بات ہم ادھر سے کنٹینیو کریں گے۔ حماد صاحب آپ بتائیے گا، حامد صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بندر بانٹ ہے، جن کے پاس کچھ سیٹس نہیں ہیں ان کو اب متعدد سیٹس مل گئی ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ تو یہ بندر بانٹ صرف یہاں تک محدود ہے، وہ بندر بانٹ نہیں تھی جب 34 ممبران نے سینٹ میں 65 ممبران کو شکست دی تھی، جب کرنل لیاقت اسمبلی اور سینٹ کو چلا رہے تھے، وہ بندر بانٹ نہیں تھی، غلطی پر غلطی بندر بانٹ نہیں تھی۔ اچھا حماد صاحب کیا ہم کو لگتا نہیں ہے کہ ہمیں ان تمام تر غلطیوں کو بہتر کرنا ہوگا، ان سے ہی سیکھ کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا مجھے مکمل کرنے دیں۔ دیکھیں اس سے بات نہیں بنتی کہ ہم کبھی نواز شریف کا سائیڈ لیں، کبھی عمران خان کا سائیڈ لیں، ہم صحافی ہیں، ہم اس پر فوکس کریں کہ بھائی نظام میں خامیاں کہاں ہے، نظام آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، ملک ایک جگہ روکا کیوں ہے۔ جو ہماری حالت 1960 کے عرصے ایوبی مارشل اللہ میں تھی، وہی حالت پھر ہماری 70 میں بھی بنی، وہی حالت پھر ہمارے 90 میں بھی بنی، اور اسی حالت سے ہم آج بھی نہیں نکل رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، آگے بڑھنے کے لیے ہمیں عدالتی نظام کو بہتر بنانا ہوگا، اسی پر فوکس کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ثاقب نثار جو کرے تو وہ ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نہیں کہ یہ سیاستدان کے خلاف ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے۔ ثاقب نثار جو کر رہا تھا کیا وہ ٹھیک تھا؟ مولوی انور الحق جو کر رہا تھا کیا وہ ٹھیک تھا؟ ارشاد حسن خان جو کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا؟ عطا بندیال جو کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا؟
हमें पूरे निज़ाम को फोकस करना चाहिए, उस पर तनकीद करनी चाहिए, निज़ाम की तब्दीली के हवाले से बात करनी चाहिए। अच्छा, अगर हम ये करें कि शॉर्ट मैं आपका एनालिसिस जानना चाहता हूं, क्या ये जो फैसला है कि आइन और कानून के मुताबिक किया गया है? इन शॉर्ट आपका एनालिसिस क्या कहता है इससे मतलब? अगर हम इसको आइन और कानून का फैसला न कहें तो फिर पेशावर हाई कोर्ट ने भी गलत फैसला किया था। उसी पेशावर हाई कोर्ट से तो पीटीआई के तमाम मेंबरान को जमानतें मिल रही थी। ये जरताज गुल जो पीटीआई की एमएनए है, ये रात के वक्त गई थी और यहाँ से चीफ जस्टिस इब्राहिम खान इस्लामाबाद से भाग कर गए थे। सख्त सर्दी का मौसम था, बारिश थी और ये हाई कोर्ट बैठी हुई थी और वहां पे इनको रिलीफ दे दिया था। उसी हाई कोर्ट ने, उसी अदालत ने ये फैसला किया था जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया। तो ये तो बुनियादी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, हम कैसे इसको ना माने। दूसरी बात ये है कि पीटीआई तो इसमें सिरे से फरीक ही नहीं थी, इसमें तो फरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी। तो बिल्कुल फैसले के हवाले से चले, मेरा तो अपना एक स्टांस है, मैं तो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ फैसलों के हवाले से, जजेस के हवाले से, अदालती मामलात के हवाले से, लेकिन पीटीआई अपना केस सही तरह से पेश नहीं कर सकी, न अदालती सतह पर, न सियासी सतह पर। हमारा साहब इधर से ही कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा सवाल यही है कि ये जो नज़रसानी अपीलों का जो केस होता है, अगर इसकी हम हिस्ट्री देख लें तो इसमें जो स्कोप है तब्दीली का इसके अंदर बड़ा कम होता है। क्या लगता है आपको, ठीक से आर्ग्यू नहीं किया गया पीटीआई की जानिब से, या मामला कुछ और थे? पीटीआई ने तो किसी भी केस को सही तरह से आर्ग्यू नहीं किया उनके वकला ने, और उस हवाले से तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। रही जजेस की बात, तो कितना बड़ा अलमिया है कि हम बेंच को देखकर फैसला पहले से समझ जाते हैं। यानी जो 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था वो भी पहले से लोगों को मालूम था कि ये फैसला आएगा। तो देखिए, अदालती मामलात है, उस पर बात तो हम ज्यादा खुलकर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं वही बात के तमाम निज़ाम को जब तक बेहतर न बनाया जाए, इसी तरह के मामलात का सामना करना पड़ेगा सियासी सतह पर, इन्हीं मामलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, हामिद साहब बताइएगा, अब सोल्यूशन की तरफ हमें आना है। एक तरफ जो है पीटीआई कहती है हम प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट में आपको पता है कि अंदरूनी इख्तलाफात कितने हैं, कितनी उसमें शिद्दत है, और एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो पेशकश करते हैं मुज़ाकरात की। क्या लगता है आपको, कौन सा तरीका जो है वो अपनाया जाना चाहिए? बेहतर हिकमत अमली क्या होगी पीटीआई की जानिब से? देखिए, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि पीटीआई को चाहिए कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलैक्सेशन पैदा करे और मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करे, चाहे उसमें कुछ हुकूमत को फैसिलिटेट करना पड़े, कुछ अपने लिए स्पेस देनी पड़े, और सबसे बढ़कर ये कि उनका फोकस होना चाहिए कि जो उनकी क़यादत, ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में जो इतनी सीनियर क़यादत जेलों में है, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन हो, चाहे वो दूसरे महमूद रशीद साहब हो, या बहुत सारे नाम हैं, वो जेलों में जो है खान साहब हैं, उनके लिए कोई बात की जाए। और दूसरी बात ये कि सियासत के अंदर कोई हरफ आखिर नहीं है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन एक दूसरे को देनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत को इस वक्त ये लग रहा है कि उनका पलड़ा बहुत भारी है, वो हर बात मनवा लेंगे पीटीआई से, क्योंकि पीटीआई इस वक्त एहतजाज की सियासत में बड़ी कमजोर है और कमजोर सियासत नहीं कर सकती है, लोग सड़कों पे नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ कि बार बार मैं कहता आया हूँ कि सियासत में भी कभी के दिन लंबे, कभी की रातें, कभी किसी कोई ताकतवर हो जाता है और कभी कोई। इसलिए जब किसी की ताकत हो उस वक्त वो कमजोर के साथ बेहतर मुज़ाकरात कर ले, तो शायद पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो बेहतर रास्ते पर चल सके। अभी तक हम जमहूरियत की बुनियादी रूह से ही दूर होते जा रहे हैं, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। तो खुदारा अगर जमहूरियत की बुनियादी रूह से दूर होते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि अवाम का जमहूरियत पे एतमाद खत्म हो जाएगा, जैसे अदलिया पे एतमाद खत्म होता जा रहा है, इदारों पे एतमाद खत्म होता जा रहा है। तो एतमाद बहाल करना जो है वो सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, एतमाद बहाल करना सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। डिबेट को इधर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, हमारे साहब ये भी बताइएगा कि अभी आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पास्ट को रिकॉल किया है। आपने बताया कि पहले भी इख्तलाफात थे और अब भी इख्तलाफात हैं। अब जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, पीटीआई के लिए कोई सियासी स्पेस नहीं है, इंटरनल मैटर्स आपके सामने हैं, कोई अदालती रिलीफ नहीं है। अब पीटीआई को क्या करना होगा? क्योंकि दोबारा यही कहा जा रहा है, अभी बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उनकी जानिब से कहा गया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये जो प्रोटेस्ट होगा, इसमें कितना काम करना होगा पीटीआई को अपनी यूनिटी में स्पेसिफिकली?
देखिए इस वक्त पीटीआई इस पोजीशन में तो नहीं है कि वो अवामी एहतजाज करे, जी खुसूसन 26 नवंबर के बाद फिर मौजूदा सूरत हाल जो बनी, जो नया सिनेरियो बना है, उसके बाद वो अवामी एहतजाज की पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता असम्बली के अंदर तो वो एहतजाज करते रहते हैं। रही इस हवाले से बात, तो बहुत से सहाफ़ी जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा के डायनेमिक्स का नहीं पता, वो वहाँ के सियासी मिजाज और धड़ों को नहीं जानते, तो वो अफवाहें उड़ाते और उससे एक गलत तासुर फैलता है, जी लोगों को सही खबरें नहीं पहुंचती। देखिए इस वक्त गो की पीटीआई बहुत बैकफुट पर चली गई है, उसके अंदरूनी इख्तलाफात भी है। वो अपोजिशन जो जो 28 मेंबरान थे अपोजिशन के, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात कर रहा हूँ, जिसमें 10 मुस्लिम लीग के, 9 जमीयतुल उलमा इस्लाम के, 5 पीपल्स पार्टी के, 2 परवेज खटक ग्रुप के और 2 एएनपी के, यानी टोटल 28 मेंबरान थे। अब मजीद 26 मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाएंगी तो वो आ जाएंगे 53-54 पर। 72 मेंबरान दरकार होते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अदम एतमाद के लिए। गोया ये फासला बहुत हद तक घुट कर रह गया है कि अब इतना फासला नहीं कि कहाँ पीटीआई के 91 मेंबरान थे और अपोजिशन 28, लेकिन अब 91 और 54 पर बात आ गई है। तो 18 मेंबरान का फर्क रहता है अदम एतमाद के लिए। लेकिन ये 18 मेंबरान कहाँ से आएंगे अपोजिशन के पास? देखिए ये तासुर गलत है कि गंडापुर को हटाया जा रहा है। गंडापुर को नहीं हटाया जा रहा है, गंडापुर अभी कंटिन्यू करेंगे। जी उन्हें जिन कुव्वतों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन है या जो जो मामलात हैं, जो राब्ते हैं, वो अपनी जगह बहाल है और वो उनसे मुतमईन भी है। दूसरी बात ठीक ये है है कि वफाकी हुकूमत की कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, और पहले तो स्ट्रेंथ नहीं थी। अब जब नए मेंबरान आएंगे तो फिर उसके बाद नए मंजरनामे पर अच्छा बात करेंगे। हमाद साहब ये बताइएगा कि सानिया सवात, आपने भी वो वीडियोस देखी, वो दिलखराश वीडियोस देखी आपने, इस हाने के बाद जो है वफाक ने वज़ीर आला केपी से जो है वो इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल, साने स्वाद के हवाले से तो बहुत दुख है, और यकीनन ये हुकूमत और मकामी इंतजामिया की हद दर्जा नालाई की थी, वरना आसानी के साथ उन लोगों को निकाला जा सकता था। वो 18 लोग जो मेहमान बनकर स्वाद में आए थे। लेकिन आप देखें ना, 26 नवंबर को इसी रेस्क्यू 1112 की बहुत सारी गाड़ियां और 50-60 के करीब स्टाफ को लाया गया था इस्लामाबाद एहतजाज के लिए। सर यही अभी क्वेश्चन मार्क्स तक है, उस यही रेस्क्यू क्वेश्चन मार्क्स है। 1112 जी, उसी रेस्क्यू 1112 की बहुत सारी गाड़ियां आज भी इस्लामाबाद में बारिश और धूप में कड़ी खराब होती जा रही है। इसी रेस्क्यू 1112 के मेन हेडक्वार्टर में जब एहतजाज की कॉल दी गई थी तो पंजाब से 25-30 नौजवान लड़के लड़कियों को बुलाया गया था जो सोशल मीडिया वर्कर थे पीटीआई के। उन्हें इसी दफ्तर में ठहराया गया था। उनके लिए इन मुरगन खानों का बंदोबस्त भी किया जा रहा था, लैपटॉप भी फराहम किए जा रहे थे, गाड़ियां भी दी गई थी, तमाम वसाइल उनको फराहम किए गए थे। तो जब एक महकमे का ये हाल हो जिसकी जिम्मेदारी बन रही थी कि वो लोगों को निकाले, तो जिस महकमे का रिकॉर्ड यही हो, जिस महकमे की कारकर्दगी यही हो, तो फिर वो लोग तो जाहिर है उनके साथ यही होना था, यही सानेहा होना था जो हो चुका। लेकिन कल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने स्वात का दौरा भी किया है। अब डिप्टी कमिश्नर को तो मुअत्तल कर दिया है, जी लेकिन उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है रेस्क्यू 1112 के, उसको मुअत्तल कर दिया है। तो भाई मुअत्तली का लॉलीपॉप तो लोगों को ना दे। अच्छा हमाद साहब ये बताइएगा, हो चुका है। हमाद साहब ये बताइएगा, आपको क्या लगता है ये सानेहा था या एक मुजरिमाना गफलत थी? ये बिल्कुल मुजरिमाना गफलत थी। ये कत्ल है। एक महकमा जिस पर अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, जिनको तमाम वसाइल फराहम कर दिए गए हैं, अगर चले दूसरे इलाकों में तो वो तो हिली एरियाज नहीं है, वहां पर तो पानी का बहाव इतना तेज नहीं होता, इतने बड़े दरिया नहीं है। लेकिन कम से कम स्वात में जब वहां पर ये सूरत हाल थी तो फिर आप देख लें कि सवाबी, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा और दूसरे इलाकों में क्या सूरत हाल होगी। ये इस महकमे
की इंतहाई मुजरिमाना गफलत है। इन लोगों के साथ जो हुआ, इन मेहमानों के साथ, उस पर पूरी पुख्तून कौम का सर शर्म से झुक गया है। स्वात में कल मुजाहरे हो रहे थे, लोग निकल आए थे, हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे, आज भी मुजाहरे हो रहे हैं। हमें साहब ये बताइएगा, एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज देखने को मिली है। एक बदलते सियासी मंजरनामे में चौधरी निसार जो है वो नमूदार होने जा रहे हैं, और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जब ये तमाम तर फैसला आया, और इस तरह नमूदार वो होंगे आने वाले दिनों में, किस तरह देख रहे हैं आप? रिवाइवल के चांसेस हैं? देखिए, जो निसार साहब के लिए बहरहाल नून लीग के अंदर बहुत गुंजाइश है। नून लीग हर हालत में चाहती है कि वो वापस आए। जो निसार साहब ने असूली मौक़िफ़ अपना कर पार्टी से अलहदगी इख्तियार की, वो उस अंदाज में मरियम बीबी की क़यादत को नहीं एक्सेप्ट करते थे। वो नवाज शरीफ साहब के साथ उनके इख्तिलाफ़ात थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके हमेशा से बेहतर ताल्लुकात रहे। तो मेरा ख्याल ये कि अगर शहबाज शरीफ पर्सनल एफर्ट करेंगे और बहुत कोशिश करेंगे तो चौधरी निसार साहब का रिवाइवल जरूर होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बहरहाल कोई भी पार्टी में एकदम अब वापस आता है तो उसको वो मुकाम या वो जगह नहीं मिलती जो वो छोड़ के गया होता है। आपके ख्याल में तो क्या उनको वजीर दाखिला या इस तरह की वजारत दी जाएगी? नहीं। क्या उनको कोई पार्टी में बहुत अहम ओहदा दिया जाएगा? नहीं। क्या उनके लिए कोई MNA की सीट खाली कराई जाएगी? नहीं। क्या उनको सेनेटर बनाया जाएगा? नहीं। तो इस हवाले से उनको सोचना होगा कि क्या उनको इमीडिएटली क्या मिलेगा जमात में आने से। हो सकता है कि उनका असूली मौक़िफ़ जो है वो मजीद कमजोर पड़ जाए। तो आएंगे तो नून लीग के लिए फायदा है, अगर नहीं आते हैं तो अभी मेरा ख्याल ये है कि उनको कोई बहुत जल्दी इसलिए नहीं होगी कि उनको बहुत बड़ी सियासी मंजरनामे पे तब्दीली नहीं आ रही। हमारे साथ एक अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई है। बदलते सियासी मंजरनामे में चौधरी निसार जो है वो नमूदार होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज तवील अरसे बाद चौधरी निसार से मुलाकात हुई है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको दावत भी दे दी है नून लीग को ज्वाइन करने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? तो देखिए, चौधरी निसार बहुत बाखबर आदमी हैं। उनको मालूम है कि PTI का मुस्तकबिल क्या है, तो फिर उसके बाद कौन सा दूसरा ऑप्शन बचता है। यानी पीपल्स पार्टी की इतनी कुव्वत नहीं है, या जमीयतुल उलमा इस्लाम या दूसरी जमातें, तो पिंडी के आसपास उनकी सियासी कुव्वत तो न होने के बराबर है। तो वो आने वाले सिनेरियो को रीड कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि चौधरी निसार के हवाले से गो के नाराजगी एक मौजूद है शरीफ फैमिली के अंदर, खुसूसन नवाज शरीफ के यहाँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जानता हूं कि बाज लोगों से, खुसूसन कैप्टन सफदर से चौधरी निसार की बहुत कुर्बत है, और कुछ अरसा पहले कैप्टन सफदर इस हवाले से मियां नवाज शरीफ से बात भी कर चुके थे कि चौधरी साहब को वापस पार्टी में लाया जाए। तो शायद वही जो कैप्टन सफदर की कोशिशें हैं वो रंग ला रही हो। लेकिन अभी आने वाले दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि चौधरी निसार तो बुनियादी तौर पर इलेक्टेबल है और इलेक्शन के आदमी है। अभी तो कोई इलेक्शन भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सामने मंजरनामे पे कुछ है भी नहीं। तो देखते हैं कि चौधरी निसार को किस पोजीशन पर लाया जा रहा है, या क्या उसे पार्टी में वापस लाने के इम्कानात हैं। जाहिर है इससे इम्कानात तो बढ़ रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि चौधरी निसार के लिए पोजीशन कौन सी होगी। ठीक है, अभी तो उन्होंने मुशावरत का भी जिक्र किया है। अच्छा, हमाद साहब आप बताइएगा कि जो पास्ट है चौधरी निसार साहब का, जो ताल्लुकात थे बानी PTI के साथ और नून लीग के साथ भी थे पास्ट में ताल्लुकात, ये बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में बात कहाँ जाती नजर आ रही है? देखिए, जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता था कि जमात इस्लामी से बंदा निकल जाता है, लेकिन जमात इस्लामी उससे नहीं निकल जाती। तो चौधरी निसार चूंकि एक तवील कुर्बत रही उनकी शरीफ फैमिली से, गालिबन 1987-88 से, और वो बहुत अहम मनसबों पर रहे। उनके घरेलू मामलात में भी वो शरीक होते, यानी एक तरह से बहुत ज्यादा कुर्बत थी दूसरों की निस्बत। लेकिन बाद में नवाज शरीफ का उन पर एतमाद कम हो गया था, और नवाज शरीफ ने अपने करीबी दोस्त ख्वाजा आसिफ को थपकी दी थी, और ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार के दरमियान ताल्लुकात बहुत कशीदा रहते थे। अब जो नई सूरत हाल बन रही है, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या नवाज शरीफ फिर से चौधरी निसार पर एतमाद करने लगेंगे, या उनको किसी अहम मनसब की तरफ लेकर जाएंगे।
تو اب یہ تو قبل از وقت ہے، کیونکہ صرف ایک ملاقات ہی ہوئی ہے، اور اس ملاقات سے ہم یہ پریڈکشن تو کر سکتے ہیں کہ چودھری نثار اپنے پرانے دوست اور رفقائے کار کی طرف جا رہے ہیں، اپنے لیڈر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی آنے والے دنوں میں جب منظرنامہ کھلے گا کہ چودھری نثار کو کس پوزیشن پہ، کیونکہ میں نے تو پہلے کہا کہ ابھی تو نہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں، نہ صوبائی اسمبلی، نہ سینٹ کے، نہ کوئی اور ہے۔ البتہ ایسے اہم آدمی کو چودھری نثار کی ایک ریپوٹیشن تو بہرحال ہے، وہ مقتدر قوتوں کے لیے بھی قابل قبول ہے، مسلم لیگ نون بھی اس کو خوش آمدید کہے گی، کیونکہ وہ 30-35 سال اسی جماعت میں رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا حماد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ بانی پی ٹرائے جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، اور کافی جو ایکسپرٹ ہیں اور جو معاملات نظر آتے ہیں یوں لگتا ہے کہ مخالفت عمل ہے، یہی کچھ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک پولیٹیکل ہمارا جو ایک انوائرمنٹ ہے کیا وہ یہ بن چکا ہے؟ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ قومی سلامتی کے لیے، قومی مفاد کے لیے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کیا ایک ہونا پڑے گا قومی مفاد کے لیے ہمیں، اور کب دیکھتے ہیں آپ یہ؟ میں آپ کے شو میں تازہ ترین جو ایک بریکنگ ہے میری وہ دے دوں کہ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے عمران خان کے ساتھ تمام رابطے ختم کر دیے گئے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ابھی تو 2-3 دن پہلے ایک شخصیت کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ شخصیت بیرسٹر گوہر کے ساتھ بھی قریبی رابطے میں ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان معاملات یہ برف پگھلتی دکھائی دے گی۔ شاید بیرسٹر گوہر کو سیاسی قوتوں سے ڈائیلاگ کا اشارہ بھی دیا جائے، پارلیمنٹ کے اندر مذاکرات کے عمل کو بھی آگے بڑھایا جائے۔ کل آپ نے دیکھا، کل پرسوں، کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انٹرویو میں کہا بھی کہ فوج کو سیاسی معاملات سے الگ رکھے، آپ اپنی سیاست کریں، ہمیں سیاست سے الگ رکھے۔ تو یہ تمام معاملات، یہ جو ڈاٹس ہم ملا رہے ہیں، تو اس سے ایک چونکا دینے والی صاحب آپ بڑی خبر دے رہے ہیں ہمیں۔ یہ بتائے گا کہ بانی پی ٹرائے کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہونے جا رہی ہیں، ان کی رہائی سے متعلق کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ جی بالکل یہی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ پھر سے بحال ہو گیا ہے، اور ان رابطوں کے ذریعے عمران خان کو شاید ان کے رفقائے کار سمجھائیں گے کہ کہاں کہاں پارٹی نے غلطیاں کی، اور اتنی طویل قید آپ نے کاٹی، تقریباً 2 سال ہونے کو ہو گئے۔ اسی طرح بشرا بی بی بھی جیل میں ہے۔ علیمہ خان نے بہت سے معاملات کو بگاڑ دیا تھا، ورنہ 2-3 مواقع ایسے آئے تھے کہ عمران خان کو ریلیف مل سکتا تھا، لیکن علیمہ خان نے جلد بازی بھی کی، وہ سیاسی معاملات کو سمجھتی بھی نہیں۔ اسی طرح بشرا بی بی نے بھی ایسا کیا۔ تو اب شاید دونوں خواتین کو معاملات سے الگ رکھا جائے اور یہ معاملات آگے بڑھے۔ ڈیبیٹ کو ادھر سے کنٹینیو کریں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ماسا بتائے گا، یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کے پی کے میں جو ہے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہولڈ کر پائیں گے، یا آنے والے دنوں میں جے یو آئی جو ہے وہ برسر اقتدار آنے والی ہے؟ کیا کہتا ہے آپ کا انالیسس اس سے متعلق؟ دیکھیے، جو افواہیں اڑائی جا رہی ہے، اور وہ صحافی بات کر رہے ہیں جنہیں خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس کا، وہاں کی سیاست کا، وہاں کے دھڑے بندیوں کا کوئی علم نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پر اپنی خواہش کے مطابق خبریں تراشتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے خیبر پختونخوا حکومت کو، پارٹی انٹیکٹ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے فی الحال پی ٹی آئی کے اندر، اور علی امین گنڈا پور کو بیک ڈور سپورٹ بھی حاصل ہے۔ پارٹی کے اندر بھی کوئی بڑا دھڑا الگ ہو کر نہیں آ رہا ہے، پارٹی اسی طرح کنٹینیو کر رہی ہے جس طرح پہلے تھی۔ تو اس وقت تو رہی بات مولانا کی، تو مولانا کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، یہ غلط تاثر ہے۔ اگر پہلے تو علی امین گنڈا پور کنٹینیو کریں گے، اگر فرض کرے کوئی کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی گئی تو پھر گنڈا پور کا اپنا گروپ اور اپوزیشن کو ساتھ ملا کر گنڈا پور کے ذریعے کنٹینیو کیا جائے گا،
लेकिन अगर गंडापुर काबिल कबूल न हुआ तो फिर मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इबाद जो अमीर मकाम के छोटे भाई हैं वो वज़ीर आला की हैसियत से सामने आएंगे। मौलाना इस वक्त पावर कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है और न उनके लिए कोई नरम गोशा है। ठीक है, हमारा सब का पॉइंट भी आ गया। अच्छा हामिद साहब ये बताइएगा, आपको आपके अभी रिसेंटली जब एहतजाज और प्रोटेस्ट की कॉल दी गई PTI की जानिब से, तभी हमने देखा कि अलीबा खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो हैं वो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए और अब अलीबा खान ने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि ये बानी PTI को माइनस कर रखे हैं। इससे मतलब आप क्या कहेंगे, बिलखुसूस बानी PTI का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए बात यह है कि जब तक बानी PTI जेल में है ना तो उनको मुकम्मल मालूमात हैं ना उनको पूरी सूरत हाल का अंदाजा है। सो इस हवाले से बानी PTI का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में अभी तो सूरत हाल जू की तू रहेगी, बल्कि जब तक वो बाहर नहीं आते उस वक्त तक तो उनके पास कोई अमली तौर पर बहुत बड़ा चेंज लाने का मौका नहीं है। अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के जो इख्तलाफात हैं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जब लीडरशिप जेल में होती है और जब टॉप टीयर की लीडरशिप यानी शाह महमूद कुरैशी भी नहीं है, पंजाब से भी कोई नहीं है, तो जिनके हाथ में क़यादत है वो हर एक ये चाह रहा है कि शायद वो ही मुकम्मल क़यादत संभाल ले। तो जब इस तरह के मामलात हों तो बहरहाल इख्तलाफात होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर अवामी सतह पर एहतजाज होता है और अवाम उस एहतजाज में शामिल हो जाती है तो फिर लीडरशिप कोई भी खड़ी हो वो इतनी मानी नहीं रखती है, बल्कि लीडरशिप फिर अपने इख्तलाफात बुलाकर उस एहतजाज को कामयाब बनाने की तरफ चल पड़ती है, जिसमें वो फिर क्रेडिट गेन करना चाहते हैं। देखिए हर सियासतदान का मकसद होता है क्रेडिट लेना, तो वो फिर सूरत हाल बिल्कुल बदल जाती है। सो इस सूरत हाल के अंदर जो मौजूदा इख्तलाफात हैं वो वर्कर्स में बददिली जरूर फैलाते हैं, लेकिन कोई ये ट्रिगर होने वाला मैटर जो है वो शायद सारी चीजें बदल कर रख दे। सो ये चीज देखनी होगी सियासी जमातों को भी, PTI को भी, और PTI में जितनी भी लीडरशिप है उनको अपने इख्तलाफात के हवाले से समझना होगा कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इनडायरेक्टली खान साहब को हो रहा है और वोटरों में बददिली फैलती है। ठीक है, और इससे मतलब हमें मौके दे रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे हमाद हसन तजिया का और इसके साथ ही हमाद मशरकी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों साहिबान का बेहद शुक्रिया और अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, क्या बानी PTI माइनस हो गए हैं? मुज़ाकरात किए जाएंगे जिसकी पेशकश भी की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, या फिर प्रोटेस्ट किया जाएगा PTI की जानिब से? और आने वाले दिनों में इन तमाम तर सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तलाश किए जाएंगे। अभी इस वक्त इससे मतलब कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।